हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 79 है वो एज यूजुअल थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर ही होने वाला है, जो कि रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंपनी का, बट हम आज के लेक्चर में बेटा अपनी चर्चा को और आगे लेके जाएंगे और नए नए जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं उनको लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे। तो विदाउट एनी डिले मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी देख चुके थे मेरे बच्चे। जहां पर हमने पढ़ा था कि कंपनी को हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। किसके पास जाके बेटा? आरओसी के पास जाके, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कंसर्न रखता है। अगर हम आरओसी के पास जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो हम अपनी कंपनी को तीन तरीके से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आइदर 1% कंपनी जहां पर एक ही ओनर होता है, प्राइवेट कंपनी जहां पे मिनिमम ओनर्स 2 बट मैक्सिमम 200 होते हैं, एज अ पब्लिक कंपनी जहाँ पे मिनिमम ओनर 7 बट मैक्सिमम इनफाइनाइट होते हैं। तो आप किसी भी इन तीन कंपनियों में आप अपने आप को क्या करा सकते हो? रजिस्टर्ड करा सकते हो। और फिर आपको आगे फिर वैसा ही कंपनी बोलते हैं ना कि कैरी ऑन करना पड़ेगा। हमने देखा था कि 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो जनता के बीच में अपनी ओनरशिप को इशू करे, यानी अपने शेयर को इशू करे। बट पब्लिक कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि बेटा वो जनता के बीच में जाकर अपने ओनरशिप यानी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। अगर हम बात करें बेटा प्रमोटर्स की, तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो हमने देखा था कि वो सारे के सारे पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स बेटा लेते हैं जिनसे कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है ना। तो वो सारा हमने देखा था कि प्रमोटर का मतलब क्या होता है। फिर जब हम एक कंपनी को बेटा रजिस्टर्ड कराते हैं आरओसी के पास, तो हमें एमओए और एओए नाम का डॉक्यूमेंट फ्रेम करना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है। ये एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी स्टेटेड करती है अपने दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स में, जो कि एमओए और एओ होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या क्या होता है। हमने जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था बेटा, तो इसमें एक पॉइंट आया था कि हम कंडक्ट करते हैं मीटिंग। तो एओए में लिखा रहता है कि मीटिंग कब कब कंडक्ट होगी बेटा। तो वो मीटिंग होती है एजीएम में, है ना। साल में एटलीस्ट एक बार हम मीटिंग रखते हैं बेटा, उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। तो वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एजीएम किसको बोलते हैं, है ना। तो आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख कर आ सकते हो। अगर आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना बेटा, मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करी है। नाउ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कंपनी। देखो, अभी तक ना हमने इंट्रोडक्शन ही लिया था, बट आज की क्लास में हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। अगर हमसे कोई पूछ ले कि कंपनी होती क्या है, तो कंपनी के ना देखो दो मीनिंग्स दिए गए हैं। एक तो मीनिंग दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, यानी जो लॉ में दिया गया है मीनिंग। और एक मीनिंग होता है जनरल मीनिंग, जो जनरल सेंस में हम कंपनी को एक्सप्लेन करते हैं, वो एक मीनिंग होता है। तो मैंने दोनों मीनिंग्स यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं, जिसकी वजह से बेटा आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दोनों मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। अगर मैं एज पर लॉ की बात करूँ तो बेटा बेटा तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी वो कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इस एक्ट के अंदर बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, या अगर कोई कंपनी किसी अदर प्रीवियस एक्ट में भी रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपनी बोला जाएगा, है ना। आपको पता है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या चलता था? कंपनीज एक्ट 1956। तो जो कंपनीज बेटा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हुई वो भी कंपनी है, और वो कंपनी जो आज हाल फिलहाल में एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो भी कंपनीज है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इतना सिंपल मीनिंग है। पर यहाँ से अगर आप देखो ना, तो कंपनी का हमें एक्चुअल मीनिंग पता नहीं चलता कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज है बेटा। तो हमारे पास ना एक जनरल मीनिंग होता है जहाँ से हमें ना ज्यादा डेप्थनेस मिलती है मीनिंग की। किसकी? कि कंपनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का अगर हमें मीनिंग देखना है
तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, हम ना नेचुरल पर्सन है। हम चलते हैं फिरते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। पर कंपनी थोड़ी चलती फिरती थोड़ी है ना। वो सांस थोड़ी लेती है। तो कंपनी को ना एक पर्सन का दर्जा दिया जाता है। बट कैसे पर्सन का दर्जा दिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया जाता है। और ये जो पर्सन हम बोलते हैं ना कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, ये इसलिए माना जाता है बेटा कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है। आप कंपनीज को कहाँ जाकर रजिस्टर्ड करते हो, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करते हो। तो क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे आप अपनी कंपनी को लॉ के अंदर रजिस्टर्ड करते हो बेटा, या लॉ के अनुसार क्रिएट करते हो, तो आपकी अपनी एक पहचान बन जाती है। ठीक है, पहचान। तो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हो क्योंकि आपको लॉ के द्वारा क्रिएट करा गया है। तो आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, आपको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है एज अ कंपनी। तो आपकी ना अपनी एक पहचान भी हो जाती है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी की अपनी एक खुद की पहचान हो जाती है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और क्योंकि कंपनी की अपनी खुद की पहचान हो जाती है बेटा, तो कंपनी में अब आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, देखो परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ओनर आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी को क्रिएट करा गया था लॉ के द्वारा। तो अगर कोई ओनर आ रहा है कंपनी के अंदर, या कंपनी को छोड़कर जा रहा है कोई ओनर, तो इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे पार्टनरशिप फर्म में बेटा, अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो वहां पर माइट भी देयर अ चांसेस कि वो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दे। माइट भी देयर अ चांसेस कि वो पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दे, क्योंकि वहां पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो रही है। बट यहाँ पर मेरे बच्चे कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में ओनर आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। और वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि ना हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं लॉ के द्वारा। तो अगर आपने ना कानून के दायरे में रहकर कंपनी को क्रिएट करा है, तो अगर आप कंपनी को बंद भी करना चाहते हैं ना, तो कानून के दायरे में रहकर, यानी कानून की मदद से ही आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन है और आपने कंपनी बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। तो कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। ओके। और कंपनी के अपनी खुद की कॉमन सील भी होती है। देखो हर पर्सन का अपना एक सिग्नेचर होता है ना। आपका भी कुछ ना कुछ सिग्नेचर होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ सिग्नेचर होगा, जो इस बात का प्रमाण देता है कि अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट में अपना साइन कर दूं, तो मैं एग्री करता हूं कि मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ, मैं इस बात से सहमत करता हूँ। वैसे ही बेटा कंपनी जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो होती नहीं। तो कंपनी कैसे दूसरे बिजनेस के साथ या दूसरे पर्सन के साथ बाउंड होती है, विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी क्या है, तो सीधा कहना कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, इनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और इनके अंदर होता है परपेचुअल सक्सेशन, और इनकी अपनी खुद की होती है कॉमन सी। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। तो अगर मैं बोलूं कि कंपनी का आपको ना जनरल जो मीनिंग है, जो अच्छे से समझ में आया है, वो कहाँ से आया है, जनरल मीनिंग से। इसलिए बेटा अगर आपसे पेपर में कोई भी पूछे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, तो आप दे तो वैसे दोनों ही आंसर सकते हो ना बेटा, पर आप जनरल मीनिंग ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि इससे बेटा हमारी कंपनी का मीनिंग ज्यादा डेप्थ तरीके से हमें समझ में आता है। तो इसलिए ये मीनिंग ज्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है एग्जाम्स में, तो आपको भी यही एक्सप्लेन करना है, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। ठीक है, चलो अब आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो ये देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज में मतलब क्या है कि हमारे पास ना तीन तरीके की कंपनीज होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है ना, उसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो अपनी लाइबिलिटीज कंपनी के प्रति उतनी ही बेयर करेंगे जितने उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि अगर मान लो कि कंपनी का एक शेयर, शेयर का मतलब समझते हैं ना सब बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा, जब हम किसी कंपनी की ओनरशिप ले रहे होते हैं, तो वो कंपनी हमें ओनरशिप देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, उतनी हमें कंपनी की ओनरशिप मिलती है। तो अभी ना मैं एक छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ, एक शेयर, ठीक है। और मान लो एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, 100 ईच। सर ये 100 क्या होता है, बट हम आगे पढ़ेंगे, इस 100 को ना हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शेयर का ना एक ओरिजिनल प्राइस होता है ना, ओरिजिनल प्राइस, मार्केट में भाव शेयर का कुछ भी चल रहा हो, आपने देखा भी होगा बेटा, स्टॉक मार्केट
स्टॉक मार्केट के अंदर हम अपने शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में बेटा एक मार्केट प्राइस चलता है शेयर का, वहां कंपनी का शेयर 100 रुपए, 200 रुपए, 300, 1000, 1500, 2000 रुपए कितने में भी बिक सकता है। पर जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है बेटा, तो उसका अपना एक खुद का ओरिजिनल प्राइस होता है जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक शेयर का ओरिजिनल प्राइस फेस वैल्यू है 100 ईच। तो मान लीजिए मेरे बच्चे की आप कंपनी के लिए कित अब मान लो आप एक शेयर 100 रुपए का खरीद रहे हो, तो आप कंपनी को कितने रुपए दोगे? 100 रुपए दोगे। अगर कल के दिन कंपनी को लॉस होता है, कंपनी नुकसान में चली जाती है, तो आपका बस कितना पैसा डूबा जाएगा? 100 रुपए डूबा जाएगा। मतलब आप 100 रुपए के नुकसान में जाओगे, बट इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने कंपनी का बस एक ही शेयर खरीदा था, 100 रुपए के हिसाब से खरीदा था। तो टेक्निकली आपने कंपनी को 100 रुपए दिए। तो आपकी जो लाइबिलिटी है कंपनी के प्रति कि आप कितना अमाउंट बेयर कर सकते हो, तो आप 100 ही रुपए बेयर कर सकते हो, यानी आप 100 रुपए तक ही कंपनी की लाइबिलिटी में हिस्सा लोगे। ठीक है, बात खत्म। अगर कंपनी को 1 करोड़ का लॉस होता है, तो आपको 1 करोड़ का लॉस झेलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 100 ही रुपए झेलने हैं, क्योंकि आपने कंपनी के 100 रुपए पे ही शेयर परचेज किया था। ठीक है, मान लो अगर आप 2 शेयर खरीदते तो हर एक शेयर 100 रुपए का है, तो 2 × 100 कर देते तो 200 हो जाता। तब आप 200 रुपए के क्या होते, बोलते हैं ना कि लाइबिलिटी बेयर करने में हिस्सेदार होते। अगर कंपनी को दो मान लो 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो आप कितने रुपए का नुकसान झेलते? सिर्फ 200 रुपए का। तो वही है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, आप जितने शेयर कंपनी के खरीदोगे, उतने ही शेयर पर आपको कंपनी की लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, बट उससे ज्यादा बेयर करनी नहीं पड़ेगी। जैसे पार्टनरशिप में होता था बेटा, तो पार्टनरशिप में क्या होता था कि वहां पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। अगर मान लो फर्म को नुकसान हो गया, तो वो नुकसान फिर पार्टनर बेयर करते थे, चाहे उन्हें अपने घर से ही क्यों ना पैसा लाना पड़े। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप जितना शेयर कंपनी का बाय करते हो, बस उतने शेयर तक ही आप कंपनी की लाइबिलिटी को बेयर करते हो। तो दैट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आती है। अब अनलिमिटेड से तो आप समझ ही गए होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ये नहीं देखा जाता बेटा कि आपके पास कितने शेयर है। कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को अपने ओनर्स के बीच में बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ये देखे बगैर कि आपके पास कितने शेयर कंपनी के हैं। ठीक है, यहाँ पर शेयर को कंसिडर नहीं किया जाता, बस ये देखा जाता है कि अगर कंपनी का लॉस हुआ है, तो वो लॉस सारे ओनर्स के बीच में क्या बांट दिया जाए, इक्वली या प्रोपोर्शनेटली, जैसा कंपनी को लगता है कि जितने नंबर ऑफ ओनर्स हैं, उतने नंबर ऑफ ओनर्स के बीच में क्या बांट दिया जाए, कंपनी का लॉस यानी कंपनी का लाइबिलिटी बांट दिया जाए। तो ऐसी टाइप ऑफ कंपनीज ना बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी होती है, जहां पर ओनर की लाइबिलिटीज शेयर के अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड ना होकर अनलिमिटेड रहती है। तो ऐसी टाइप ऑफ कंपनी ना बेटा एग्जिस्ट नहीं करती अब, बट स्टिल थ्योरेटिकल है, तो हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखो, आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे जहां पर आप लगा 100 रुपए रहे हो, बट आपकी लाइबिलिटी 1000, 10,000, 20,000, 30,000 तक, 1 लाख तक भी आ सकती है? नहीं, आप ऐसी कंपनी में बिल्कुल पैसा नहीं लगाओगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थ्योरेटिकल में पढ़ने के लिए सही है, बट इन रियलिटी ऐसी कंपनी ना के बराबर है। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बेटा कैसी कंपनीज होती है? ये ऐसी कंपनीज होती है बेटा जो अपने शेयर होल्डर से गारंटी लेती हैं, अपने ओनर से गारंटी लेती हैं कि जब कभी हमारा बिजनेस क्या होगा, बंद होगा, तो ऐसे में आपको कुछ अमाउंट वहां कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, और शेयर होल्डर से वो गारंटी ली जाती है। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपनीज को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी कह रही है कि आप हमें ना अभी 80 रुपए दो, हम आपसे 80 रुपए मांग रहे हैं अभी, एक शेयर पे 80 रुपए, यानी 1 × 80 करेंगे तो 80 रुपीज आएगा। तो हम आपसे ना 80 रुपीज कॉल्ड अप कर रहे हैं, यानी 80 रुपीज मांग रहे हैं, आप बस हमें 80 रुपीज भेजो। पर क्योंकि शेयर 100 रुपए का है, तो हम आपसे 20 रुपए अभी नहीं मांगेंगे, हम आपसे 20 रुपए कभी भविष्य में, जब कभी बिजनेस लिक्विडेट होगी यानी क्लोज डाउन होगी, वाइंडिंग अप होगी, तो उस सिनारियो पे बेटा कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि कंपनी को अपने एसेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। तो वहां पर कंपनी कह रही है कि जब कभी हमारी फर्म लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तब हम आपसे ये 20 रुपए मांगेंगे। तो इस टाइप ऑफ कंपनीज को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर,
जहां पर आपकी लाइबिलिटी बस शेयर तक ही सीमित होती है, उससे ज्यादा आप कंपनी की लाइबिलिटी में हिस्सा नहीं लेंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यहाँ पर बेटा शेयर कंसिडर नहीं करे जाते, यहाँ पर शेयर तक ओनर की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट पे भी ओनर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी को बेयर कर सकते हैं, बट आज के टाइम पे ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बेटा कंपनी अभी शेयर पे सारा अमाउंट कॉल्ड नहीं कर रही है। जो फेस वैल्यू होती है बेटा शेयर की ओरिजिनल वैल्यू, इस पे कंपनी अभी सारा पैसा कॉल्ड नहीं कर रही है, कुछ अभी कर रही है बट कुछ बाद में करेंगी जब कंपनी लिक्विडेट होंगी यानी क्लोज डाउन होंगी। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपनी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके बाद बेटा एक कंसेप्ट आता है डायरेक्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्टर वाला पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, सबसे पहले डायरेक्टर होते कौन है, तो देखो डायरेक्टर या तो पर्सन या तो कोई प्रोफेशनल या कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। पर्सन का मतलब है प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल बंदा हो सकता है डायरेक्टर, या कोई एम्प्लॉय भी डायरेक्टर बन सकता है, जो मैनेज करता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज को, जो कंपनीज की प्लानिंग करने में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में, अपने गोल्स को बनाने में, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने में, जो बोलते हैं ना पर्सन या एम्प्लॉयज हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो बिजनेस के गोल्स को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। तो उन पर्सन्स या एम्प्लॉयज को ना क्या बोला जाता है, डायरेक्टर्स बोला जाता है। डायरेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव एक नॉन एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो एम्प्लॉयज होते हैं, पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना वो बेटा डे टू डे काम नहीं करते, कंपनी के अंदर डे टू डे नहीं आते हैं, बस वो ना प्लानिंग करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए आते हैं। तो डायरेक्टर ना एक पर्सन यानी प्रोफेशनल भी हो सकता है जो कभी कभी आता है, ठीक है, जब उसकी जरूरत पड़ती है, और एक एम्प्लॉय भी होता है। एम्प्लॉय तो देखो बेटा डे बेसिस पे काम करता है, हर दिन आता है, एक फिक्स टाइमिंग होती है। लेट बी सपोज सुबह के 10 बजे आएगा, शाम को 6 बजे जाएगा, तो उसकी फिक्स टाइमिंग है। तो एक पर्सन और एक एम्प्लॉय को हम क्या बना सकते हैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। देखा जाए तो हमारे पास तीन तरीके की कंपनीज होती हैं जो हम फॉर्म्ड कर सकते हैं। एक 1% कंपनी, ठीक है, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। देखो 1% कंपनी में ना मिनिमम डायरेक्टर 1 होता है, कम से कम एटलीस्ट कितना डायरेक्टर होने चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए। बट मैक्सिमम डायरेक्टर आप 1% कंपनी में कितने रख सकते हैं, 50। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 2। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, 15। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3, और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, 15। देखो सबसे कम स्कोप या सबसे कम इन्वेस्टमेंट 1% कंपनी में होती है, इसलिए सबसे मिनिमम डायरेक्टर वहां पर कम रखे गए हैं, 1। फिर थोड़ा सा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी में वो होती है प्राइवेट कंपनी में, इसलिए वहाँ मिनिमम डायरेक्टर है 2। और जो पब्लिक कंपनी है वहां पर तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वहां आप जनता को, पब्लिक को भी क्या बना सकते हो, ओनर बना सकते हो अपनी कंपनी में, तो इसलिए वहां पे मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं। बाकी हर जगह पे मैक्सिमम तो 15 ही है। तो याद हो सकता है 1% में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 3 डायरेक्टर, बाकी मैक्सिमम हर जगह पे सेम है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, की किस तरीके से हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना प्रमोशन होता है बेटा कंपनी का। प्रमोशन का मतलब होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ना, जो इनिशियली बोलते हैं ना कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स उठाते हैं, उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। और प्रमोटर्स जो होते हैं बेटा वो अपना एमओए बनाते हैं कंपनी का, ठीक है, क्रिएट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान्स, जो बिजनेस प्लान्स होते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे काम करेगा, है ना, वो प्लान्स बनाना, सिक्योरिंग इनिशियल फंड्स, कौन कितना पैसा लगाएगा, ठीक है, और पब्लिसाइजिंग करना बेटा कंपनी को, लाइक कंपनी का प्रेस रिलीज करना, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना, यानी एडवर्टाइज करना कि हम अपनी कंपनी को ओपन करने जा रहे हैं। तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स बेटा प्रमोटर्स लेते हैं ना कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो सब क्या कहलाया जाता है, प्रमोशन। पहला स्टेप होता है प्रमोशन का। दूसरा होता है कि आपने स्टेप उठा लिया है कंपनी को प्रमोट करने का, तो सेकंड स्टेप होता है कि आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है।
तो जो प्रमोटर्स हैं बेटा, वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं कैसे? अपनी कंपनी का एक नाम डिसाइड कर कर कि हम कंपनी का नाम क्या रखेंगे, ठीक है? और उस नाम को बोलते हैं ना कि प्रपोज किया जाता है आरओसी के सामने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने, विद द हेल्प ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो आरओसी को दिया जाता है, और वहाँ पर मेरे बच्चे बोलते हैं ना कि नाम प्रपोज किया जाता है कंपनी का, कि आप अपनी कंपनी का नाम रखना क्या चाहते हैं, ठीक है? जैसे ही मान लो आरओसी, सिर्फ देखो नाम ही नहीं होता है, एक बात बता दूं, आपकी कंपनी में कैपिटल क्या होने वाली है, आपके कंपनी में कितने कितने प्रमोटर्स हैं, उनके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सब यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है? कितना कितना पैसा आप लगा रहे हो अपनी कंपनी में, सब बताया जाता है यहाँ पर एमओ या एओए के अंदर। और जैसे ही आपका आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, आपने सारी कंडीशन फुलफिल करी है, आपने बता दिया है सब कुछ, तो वो आपको ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, ठीक है? क्या देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि अब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, अब आपका कंपनी लीगल तौर से क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? थर्ड पॉइंट में आता है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब अपना बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक कैपिटल क्लॉज भी होता है। बेटा मैं कल बता रहा था जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो हमारी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी बिजनेस का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कैपिटल वगैरह क्या होगा, ये सब एमओए में होता है। एओए के अंदर हम डायरेक्टर किन किन को अपॉइंट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अपने ओनर्स को दोगे, कैसे आप शेयर इशू करोगे कंपनी के, किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट करोगे, ये सब एओए के अंदर होता है। तो देखो कैपिटल का एक पॉइंट होता है जो एमओए के अंदर होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो बेटा जब हम अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, तो हमें एमओए के अंदर ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी बताना होता है। यानी हमें ये बताना होता है कि हमारी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होने वाली है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि आप जनता के बीच में मैक्स टू मैक्स कितने शेयर इशू कर सकते हो, कितनी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और कितना फंड आप जनता से रेस कर सकते हो इन रिटर्न। ये बेटा ऑथराइज शेयर कैपिटल एक तरीके की कैपिंग भी होती है कि आप ना अपना मनमाना अमाउंट, मनमाना बोलते हैं ना कि फंड जनता से रेज नहीं कर सकते। आपको एक लिमिट दी जाती है, आपकी कंपनी के ऊपर एक कैपिंग लगाई जाती है कि आप बस इतना ही अमाउंट मैक्सिमम जनता से क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो बाय इशूइंग ऑफ शेयर। अगर ये कैपिंग नहीं होती ना बेटा, तो कंपनी माइट भी ऐसा हो सकता था कि कंपनी क्या करती, अपनी मर्जी से जितना मर्जी शेयर इशू करती और जनता से पैसा रेस करती है। हालांकि आप जनता को ओनर तो बना रहे हो बेटा अपनी कंपनी में, पर प्रैक्टिकली बोलते हैं ना कि जो प्रमोटर्स हैं, जो इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनका पैसा कम लग रखा है, जनता का पैसा ज्यादा लग रखा है। तो उस सिनारियो में क्या होता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि कंपनी ना फिर सीरियसनेस तरीके से बोलते हैं ना कि चीजों को ना लें, और जो पब्लिक का पैसा है उसे ढंग से यूज ना करें। तो देयर माइट बी अ सिचुएशन कि जो आप जनता का पैसा ले रहे हो ना, उसका मिसयूज कर लो। इसलिए ना बेटा एक कैपिंग लगाई जाती है जिसे ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि लेट बी सपोज आपको लगता है कि हम 20 लाख रुपीज की मैक्सिमम शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो ऐसे में बेटे यहाँ पर होता क्या है कि जो 20 लाख रुपीज की कैपिटल है ना, इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी के फेस वैल्यू क्या रखना चाहते हो। देखो कंपनी के फेस वैल्यू को डिसाइड करना वो कंपनी के हाथ में होता है। आप कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो वो भी कंपनी के हाथ में होता है, पर याद रखो इसके पीछे भी कॉमन सेंस ही होता है बेटा। देखो हैसियत के हिसाब से, यानी आपकी वर्थनेस के हिसाब से ये डिसाइड करा जाता है कि आप जनता से मैक्सिमम पैसा कितना रेज कर सकते हो। बाकी आप फेस वैल्यू खुद से डिसाइड कर सकते हो कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी आप रखना चाहते हो, 100 रुपए रखना चाहते हो, 10 रुपए रखना चाहते हो, 50 रुपए रखना चाहते हो, 200 रुपए, 1000 रुपए, कितने रुपए की फेस वैल्यू आप रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। लेट बी सपोज जो आपके सिलेबस में ज्यादा दिखता है, एक तो 10 रुपए हो सकता है फेस वैल्यू, या तो 100 रुपए हो सकता है, तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मान लो आपको लगता है कि आप जनता से मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकते हो, 20 लाख रुपीज का पैसा रेज कर सकते हो, और आपका हर एक शेयर कितने रुपए का होने वाला है, 100 रुपए का, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, यानी शेयर की ओरिजिनल प्राइस। तो अगर आप इसे डिवाइड करते हो ना मेरे बच्चे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बताओ कितना बचा, 20,000। तो ये आ गए आपके 20,000 शेयर। यानी आपकी जो कैपिटल है, 20 लाख रुपए का जो फंड आपको चाहिए, कैपिटल आपको चाहिए, आपने उसे हर शेयर की ओरिजिनल प्राइस से जब डिवाइड कराया, तो आपको ना पता चल गया कि आपके शेयर्स कितने क्रिएट हुए, यानी आपके
जो बोलते हैं कि कैपिटल के जो टुकड़े हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो हुए हैं, वो कितने हुए हैं, तो वो हो गए 20,000 शेयर्स। अब आप ये 20,000 शेयर्स क्या करेंगे, जनता के बीच में इशू करेंगे, और जो जनता इन शेयर्स को, इन यूनिट्स को सब्सक्राइब करेगी, वो इन रिटर्न कंपनी को पैसा भेजेगी, और कंपनी के पास मैक्स टू मैक्स कितना पैसा आ सकता है इन शेयर्स पे, 20 लाख आ सकता है। बोलिए, क्या आपको बात समझ में आई? तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है। अब देखो, कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल तो कर दी, बट कंपनी का ना अपना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है, यानी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वहां पर ना मेरे बच्चे कंपनी का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हम जनता के बीच में अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो इशू कर रहे हैं। लेट बी सपोज 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच के साथ हम अपने शेयर को इशू कर रहे हैं। जितनी हमें पावर दी गई थी शेयर इशू करने की, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उतने ही शेयर हम जनता के बीच में इशू कर रहे हैं, यानी 20 लाख रुपीज के हम बोलते हैं ना शेयर कैपिटल जनता से रेस करना चाहते हैं, यानी फंड रेस करना चाहते हैं। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ना बेटा, वो 90% होता है। कितना होता है? 90%। याद रखो, अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कंपनी ने कुछ और मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर रखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 70, 80, ठीक है, 85, 95, कुछ और लिखा है, तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बट अगर कंपनी ने कहीं डिसाइड नहीं करा हुआ, तो बेटा कंपनी का ना फिर टेबल एफ होता है, जहां पर कंपनी के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी डिसाइड नहीं कर पाती। जैसे मान लो कंपनी ने कोई रूल डिसाइड नहीं करा, तो फिर बाय डिफॉल्ट जो एक्ट के अंदर रूल लिखे हुए वो अप्लाई हो जाएंगे। जैसे पार्टनरशिप में होता था ना बेटा, कि पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाई तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लग जाते हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपने स्टेट नहीं करा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं बताया किस रेट से देना है, सैलरी आपने नहीं बताई किस रेट से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने नहीं बताया किस रेट से लेना है, कमीशन नहीं बताया किस रेट से पार्टनर को देना है, तो ये नॉट अलाउड हो जाते थे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही होता था एट द रेट 6% पर एनम। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होना चाहिए, तो उसी का रेट 6% पर एनम होता। तो ये रूल कहाँ दिए हुए होते थे? ये दिए हुए होते थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो फिर साइलेंट, अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो फिर एक्ट के नियम लग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है बेटा, कि अगर आपने खुद के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं बता रखा है इंटरनल रूल्स में, अब इंटरनल रूल्स तो एओए में लिखे जाते हैं, तो अगर आपने नहीं बता रखा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होने वाला है, तो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है उसके अनुसार फिर कितना हो जाता है, 90%। इट मीन्स कि अगर आप जनता के बीच में 20 लाख रुपए के शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं, तो जनता को एटलीस्ट 90% क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एज पर टेबल एफ। अगर आपने खुद का मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड नहीं कर रखा है, तो एज पर टेबल एफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% होता है। तो अगर मैं 20,000 शेयर्स है बेटा, तो 20,000 शेयर का 90% कितना होता है, 18,000 शेयर्स। तो एटलीस्ट जनता को 18,000 शेयर सब्सक्राइब करने हैं। और अगर आप इसे रुपीज में निकालना चाहते हैं, तो हर एक शेयर हमारे कितने रुपए का होता है, 100 रुपए का। तो 18 लाख रुपए ये निकल कर आ जाएगा। आप यानी जनता को एटलीस्ट कंपनी में कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं शेयर्स पे, 18 लाख। शेयर्स पे बात करूं तो 18,000 शेयर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो कंपनी 20,000 शेयर जनता के बीच में इशू कर रही है, पर जनता को इन रिस्पॉन्स मिनिमम सब्सक्राइब कितना करना है, 18,000। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, मतलब 90% हो गया, 18,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए जनता ने, 18,000 या 18,100, 19,000, 19,100, 19,200, यानी 18,000 शेयर या उससे ज्यादा अगर जनता ने अगर सब्सक्राइब कर लिए, तो इट मींस कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया है, और ये इशू ऑफ शेयर अलाउ हो जाएगा, यानी कंपनी शेयर अपनी जनता को अलॉट कर देगी, यानी उन्हें मालिकाना हक अपनी कंपनी में दे देगी। बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, अगर जनता 18,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं करती, 18,000 शेयर से कम सब्सक्राइब करती है बेटा, तो फिर क्या करा जाएगा, जितना भी एंटायर मनी कंपनी ने रिसीव्ड किया है सब्सक्राइब्ड शेयर पे, जो कि मिनिमम
शेयर से कम है, 18,000 शेयर से कम है, जैसे मान लो कंपनी ने 17,000 शेयर पे बोलते ना कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया, तो करना था 18,000 पे, मिनिमम कितना था 18 पे, पर जनता ने सब्सक्राइब ही कितने करे 17,000, तो क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ? नहीं। तो जो 17,000 शेयर पे जनता ने पैसा भेजा होगा ना कंपनी को, वो सारा का सारा कंपनी को रिफंड यानी रिजेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक को विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट मेरे बच्चे, जो आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में पॉइंट होता है ये। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर फोर्थ पॉइंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना। देखो बेटा, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तो जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तभी वो हमें मिल जाता है। बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमें तब मिलता है जब हम इनकॉर्पोरेशन की डेट, जिस भी डेट पे हमारा बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, रजिस्टर्ड हुआ होगा, उस डेट से लेके 180 दिन के अंदर अंदर हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है आरओसी को, जहां पर जो प्रमोटर्स होते हैं बेटा कंपनी के, वो डिक्लेयर करते हैं अपने डायरेक्टर को, और वो डायरेक्टर कंसेंट देता है, यानी अपनी रजामंदी देता है आरओसी को कि जितने भी प्रमोटर्स हैं बिजनेस के अंदर, उन्होंने अपना कैपिटल का पैसा, यानी जितने भी शेयर उन्होंने कंपनी के सब्सक्राइब करे थे प्रमोटर्स ने इनिशियली, वो पैसा उन्होंने कंपनी के अंदर लगा दिया है, यानी दे दिया है। और अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर मेरे बच्चे वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर देता है, यानी कहता है अब आप कंपनी को रन कर सकते हो, अब आप कंपनी को चला सकते हो। सो दिस इज द होल प्रोसेस, जहां पर हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन में लेकर आते हैं। पहले प्रमोशन करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन डिसाइड करते हैं, और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या है? देखो, शेयर कैपिटल एक ऐसा फंड है जो जनता से क्या करा जाता है, पब्लिक से क्या करा जाता है, रेस। इन रिटर्न पब्लिक को, जनता को मेरे बच्चे ओनरशिप दी जाती है, ठीक है ना, उन्हें भी मालिकाना हक कंपनी में दिया जाता है, और जो उनका फंड कंपनी के पास आता है, कंपनी उस फंड को क्या बोलती है? शेयर कैपिटल। कंपनी अपना शेयर जनता को देती है, बदले में जनता से, पब्लिक से एक फंड लिया जाता है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल होता है ना बेटा, वो हमेशा शेयर के थ्रू ही रेस किया जाता है। अब शेयर का मतलब क्या होता है बेटा? तो जब कंपनी की ओनरशिप को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को, दैट यूनिट इज नोन एज, उनको बोला जाता है शेयर्स, या आप उनको स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। तो शेयर एंड स्टॉक, और ये शेयर एंड स्टॉक जनता को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, यानी जनता को सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यस, अब आप हमारी कंपनी के ओनर बन चुके हो, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर बन चुके हो। तो वो दिया जाता है उन्हें एक सर्टिफिकेट, जिनसे कि ये बात सत्यापित हो जाती है, यानी ये बात एक्नॉलेज हो जाती है कि कंपनी ने सामने वाली पब्लिक को क्या मान लिया, अपनी कंपनी का ओनर। तो मान लो ये कुछ पब्लिक है, तो ये पब्लिक बेटा कंपनी के शेयर्स में अगर पैसा लगाती है, और कंपनी को क्या देती है? शेयर कैपिटल यानी फंड देती है। तो ऐसे में कंपनी इनको बोलती है कि ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, या मेंबर्स, या ओनर्स होते हैं। तो इनको हम शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, स्टेक होल्डर भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ओनर्स भी बोल सकते हैं। पर ज्यादातर नाम जो अमूमन यूज होता है वो शेयर होल्डर या मेंबर्स ही होता है लैंग्वेज में। बाकी आप स्टेक होल्डर और ओनर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब कंपनी बेटा शेयर कैपिटल रेस करती है, यानी फंड रेस करती है विद द हेल्प ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर, यानी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और बदले में फंड रेस करती है, जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो शेयर इशू करते हैं ना हम जनता के बीच में, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है बेटा, इशू करती है जनता के बीच में। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, यानी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की बोलते हैं ना कि प्लेस कहाँ पर, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ पर प्लेस्ड है कंपनी, कंपनी की एक्टिविटीज क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि कंपनी कितने शेयर जनता को ऑफर करने वाली है, यानी कितने शेयर इशू करने वाली है। इस बेटा प्रोस्पेक्टस में सिर्फ और सिर्फ कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और शेयर ऑफरिंग के बारे में ही नहीं होता, यहाँ पर आपके साथ साथ
इस प्रोस्पेक्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट जो कंपनीज की हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं। कंपनी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कंपनी जो फंड आपसे ले रही है उस फंड का कंपनी क्या करेगी, पर्पस ऑफ रेजिंग फंड एंड टर्म्स ऑफ द ऑफर, यानी जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उनकी कंडीशन क्या होने वाली है, वो सब इस प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है। एंड देन फिर जनता से पैसा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अमाउंट जब कंपनी बेटा रिसीव्ड करती है टुवर्ड शेयर्स, ये जो शेयर्स हमने इशू किए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जब कंपनी को एक अमाउंट रिसीव्ड होता है टुवर्ड शेयर, चाहे वो शेयर इक्विटी शेयर हो चाहे वो शेयर प्रेफरेंस शेयर हो। सर ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटा, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको, बेफिक्र रहो। पर कंपनी में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, चाहे शेयर कैसे भी हो, अगर कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है टुवर्ड द शेयर, तो दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर यही उठता है बेटा कि अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। बात करूं मैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर्स ना बेटा दो तरीके के प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करते हैं। यानी ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनके पास मूलभूत दो तरीके के अधिकार होते हैं, यानी बेसिकली प्राइमरी जो इनके पास राइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, और ये प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। यानी इनका ये बोलते हैं ना कि प्राइम राइट होता है कंपनी के अंदर, और वो क्या होता है कि दे रिसीव डिविडेंड जस्ट बिफोर इक्विटी, क्योंकि दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है, अच्छा डिविडेंड क्या होता है ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ। डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा कि जब एक पब्लिक कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करती है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, अगर कोई भी पब्लिक जनता के शेयर कोई भी पब्लिक यानी जनता कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करती है तो वो उस कंपनी में ओनर बनती है, और जब कंपनी उनके फंड से यानी शेयर कैपिटल से बोलते हैं ना कि बिजनेस में उसे इन्वेस्ट कर कर कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो जो प्रॉफिट बिजनेस कमाती है कंपनी कमाती है वही प्रॉफिट बेटा फिर ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ओनर्स के बीच में, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द ओनर ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिविडेंड। क्या आपको बात समझ में आई? तो ना जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें डिविडेंड मिलेगा जस्ट बिफोर इक्विटी, ये इनका पहला हक होता है कि इन्हें इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा, ऑन द ओकेजन ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी जब कंपनी बंद होती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिडीम्ड बाय अ कंपनी जस्ट बिफोर पेमेंट टू इक्विटी। तो इक्विटी वालों को पैसा बाद में उनको वापस मिलता है, पहले इक्विटी वालों से पहले किनका पैसा वापस करा जाता है, प्रेफरेंस वालों को। क्योंकि देखो अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे या कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे तो पैसे तो दोनों से लिए हैं, दोनों ही पब्लिक से पैसे लिए हैं, जिन्होंने इक्विटी में लगाया है उनसे भी और जिन्होंने प्रेफरेंस में लगाया है उनसे भी। पर अगर कल के दिन कभी कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले किनको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स वालों को पे किया जाएगा, इक्विटी से भी पहले। तो ये इनके दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कि इक्विटी से पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस को, और कल के दिन अगर कभी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कैपिटल की रिपेमेंट, कैपिटल की रिडम्पशन जो होती है वो किसकी होती है, प्रेफरेंस शेयर की होती है, इक्विटी से भी पहले। तो ये दो राइट्स अगर किसी भी शेयर के अंदर हैं तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी ना बेटा अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सेम एक इंसान को बेटा, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना टाइप से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे हाइट के आधार पे, एज के आधार पे, हेल्थ के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, जॉब्स के आधार पे, एक ही सेम बंदे को वैसे ही हम प्रेफरेंस शेयर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है जैसे डिविडेंड रिसीव्ड। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रिसीव्ड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना चाहता हूँ तो दो तरीके के मेरे पास बेटा प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कहते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर का ना एक राइट होता है, हमने पढ़ा था कि इक्विटी से पहले किनको डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को। अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी को बोलते हैं कि हमें हर साल प्रॉफिट
चाहिए हर साल, क्योंकि इनको हर साल ही प्रॉफिट दिया जाता है, फिक्स रेट से दिया जाता है बेटा, और इनका डिविडेंड ना पोस्टपोन नहीं किया जाता। बट अगर प्रेफरेंस शेयर बोल दें कि आप हमें हर साल डिविडेंड देंगे, बट अगर मान लो कि किसी ईयर में लॉस हो गया कंपनी को, या किसी ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो अगर प्रेफरेंस शेयर अलाउ कर देते हैं, ठीक है, आप हमें उस ईयर में डिविडेंड ना देकर अगले साल में वो डिविडेंड दे देना। मतलब लेट बी सपोज कि 2024 में कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं कि ठीक है कोई डिविडेंड मत दो, नो डिविडेंड पेड, मतलब मत दो कोई डिविडेंड। पर जब 2025 आएगा ना, और अगर आप 2025 में प्रॉफिट कमाएंगे, तो 25 का तो आप हमें डिविडेंड दोगे ही दोगे, पर जो आपने 2024 में हमें डिविडेंड नहीं दिया था क्योंकि क्या हो गया था, लॉस, तो आप 2024 का भी डिविडेंड हमें इस प्रेजेंट ईयर 2025 में दोगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, कि अगर किसी ईयर में लॉस हुआ है तो उस ईयर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, पर फिर आपको वही प्रॉफिट, वही डिविडेंड अगले साल देना पड़ेगा, अगर अगले साल आपकी कंपनी क्या कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। तो इस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को ना क्यूमुलेट बोलते हैं। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, आप नहीं दे पा रहे हो, लॉस हुआ इस साल कंपनी को, कोई बात नहीं, अगले साल दे दो, ठीक है ना, तो इस तरीके से। बट जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना बेटा, ये अपना डिविडेंड पोस्टपोन्ड ही नहीं करते, ये कहते हैं हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें डिविडेंड चाहिए तो चाहिए। तो इस टाइप के जो डिविडेंड्स होते हैं ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनको बोला जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब क्या होता है, अगर मैं सरप्लस प्रॉफिट, देखो सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि लेट बी सपोज कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, कंपनी ने इसमें से सबसे पहले डिविडेंड दिया, डिविडेंड टू, ठीक है, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, पीएस लिख दिया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। मान लो डिविडेंड हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया 30,000 का, ठीक है, ये दे दिया, तो बताइए कितना प्रॉफिट बच गया, 70। इसमें से हम अब डिविडेंड किसको देंगे, अब किसका नंबर आता है, अब देखो हमने प्रेफरेंस को दे दिया, तो अब हम किसको देते हैं, इक्विटी शेयर वालों को देते हैं। मान लो इक्विटी शेयर वालों को हमने 50,000 का डिविडेंड दिया, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर वाले ट्रू ओनर्स होते हैं बेटा। देखो यहाँ पर ना एक बात समझने वाली और होती है बेटा, प्रेफरेंस शेयर वाले ना इक्विटी से पहले अपना प्रॉफिट लेते हैं, बिजनेस बंद हो तो कैपिटल भी, अपना पैसा भी जो लगाया है वो इक्विटी वालों से पहले लेते हैं। तो भले ही दोनों के नाम के आगे शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर, बट जो रियल मायने में कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, वो होते हैं इक्विटी शेयर्स वाले। तो इसलिए ना बेटा इक्विटी शेयर्स वालों का ना देखो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा होता है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो बेयर कौन करेगा, इक्विटी वाले, और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ज्यादा, तो वो ज्यादा प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो मैंने ना यहाँ डिविडेंड टू इक्विटी दे दिया 50,000 रुपए। अभी भी बताइए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 20,000 रुपीज। इसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। ये है सरप्लस जो इक्विटी वालों को देने के बाद भी बच गया, 20,000 रुपीज, तो इसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास दो तरीके के यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर। अगर आपने अपने प्रेफरेंस शेयर के साथ कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि देखो प्रेफरेंस शेयर हम आपको डिविडेंड तो देंगे ही देंगे, बट अगर हमारे पास लास्ट में भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, इक्विटी वालों को देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, तो उसमें भी हम आपको प्रॉफिट यानी डिविडेंड देने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम कहते हैं पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर, यानी जो लास्ट में जो इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद भी जो प्रॉफिट बच गया, उसमें भी अगर प्रेफरेंस दोबारा अगर प्रॉफिट खाने के लिए आ जाए, तो उसको कहते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर। अंदर आप खुद भी पढ़ सकते हो बेटा, पढ़ लेना, इतना नेसेसरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं नॉन पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन पार्टिसिपेटेड क्या होते हैं कि जिन प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिल गया है पहले, अब उनको अगर सरप्लस प्रॉफिट में अगर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तो इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं नॉन पार्टिसिपेटेड। आई थिंक सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ शेयर। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि हम ना बेटा, देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट में आने वाला है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेटा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं प्रेफरेंस शेयर के तौर पे, तो कंपनी ना उनको एक समय के बाद ना पैसा रिडीम करती है, यानी उनको उनका पैसा लौटाती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कंपनी और प्रेफरेंस शेयर वालों के बीच में,
उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर वालों को एक समय के बाद पैसा उनको लौटा दिया जाता है। तो अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप जब आपका जब रिडम्पशन पॉइंट आएगा, यानी आपको जब आपका पैसा वापस किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपके पास एक चॉइस है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को ना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। किस में करा सकते हो? इक्विटी शेयर्स में। तो इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कल के दिन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको ऐसा कुछ सच ऑप्शन नहीं दिया जाता, उनको बस उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को बोला जाता है बेटा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे लिखा भी है बेटा कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द इक्विटी शेयर, दैट इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल क्या है? जिन प्रेफरेंस शेयर को फ्यूचर में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता इनटू द इक्विटी शेयर, दैट इज नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब बात करें पेमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करने की, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर, तो दो तरीके के आपके प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करूं बेटा, तो ये वो प्रेफरेंस शेयर है जिन्हें एक समय के बाद आप पेमेंट कर दोगे। आपने पैसा लिया आज प्रेफरेंस वालों से, शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, आज पैसा कंपनी ने शेयर कैपिटल की फॉर्म में ले लिया, बट इनको एक समय के बाद अगर आप पैसा लौटा दोगे, वापस कर दोगे इन प्रेफरेंस शेयर्स को, तो इन्हें कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट वो प्रेफरेंस शेयर जिनको पैसा ही वापस नहीं करोगे आप, ले तो लिया हमने प्रेफरेंस शेयर इशू तो किया, पैसा भी ले लिया हमने शेयर कैपिटल की फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर वालों से, बट हम उनको उनका पैसा कभी लौटाएंगे ही नहीं, पेमेंट ही नहीं करेंगे वापस, तो इनको कहते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड देते रहेंगे, हर साल डिविडेंड देते रहेंगे, बट इनका पैसा जो लगाया इन्होंने हमारी कंपनी में, वो इनको वापस अगर हम नहीं करेंगे, तो दैट इज नोन एज नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट बेटा मैं आज के टाइम पे बता दूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बट नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। रीजन बीइंग बेटा, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ना ही प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए अच्छा था, ना कंपनी के लिए। क्योंकि देखो, अगर कंपनी ना नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती थी, तो उससे होता क्या था कि कंपनी का जो एक नुकसान होता था वो ये होता था कि अब कंपनी को ना हर साल ताउम्र, जब तक कंपनी एग्जिस्ट में रहेगी तब तक हर साल क्या देना होगा? डिविडेंड। क्योंकि इनको इनका पैसा तो लौटा नहीं सकते हम, क्योंकि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो कंपनी क्या करती है, इन्हें हर साल डिविडेंड देती रहती है। तो कंपनी के ना एक कॉस्ट जुड़ जाती है यहाँ पर कि हर साल क्या देना है इनको? डिविडेंड 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 देना है। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या इसमें नुकसान होता था? इसमें नुकसान प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये होता था कि भाई जो पैसा उन्होंने कंपनी को दे दिया, वो पैसा अब इन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जब तक कंपनी बंद नहीं होती। तो ये ना मेरे बच्चे दोनों के लिए ना कहीं से भी बेहतर नहीं था। तो आज के टाइम पे ना नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। बोलो बात समझ में आई? पर यस, थ्योरेटिकल है तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बेटा मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? तो देखो, इक्विटी शेयर्स का मतलब है इट इज आर दो शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स ना हो वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। इट इज अ मोस्ट इशू क्लास ऑफ शेयर्स बेटा, और जनरली कंपनी ज्यादातर इक्विटी शेयर्स को मार्केट में क्या करती हैं? इशू करती हैं, रादर देन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस भी होते हैं पर ज्यादातर मार्केट में आपके इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। इट कैरी हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। और जनरली मेरे बच्चे देखो, इक्विटी शेयर में ना रिस्क भी हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, क्योंकि यही जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, ये कंपनी के सुख दुख में कंपनी का साथ देते हैं। तो इनका जो रिस्क होता है ना कंपनी में, वो क्या होता है कि अगर बेटा कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी सफर फ्रॉम लॉसेस, तो इक्विटी शेयर होल्डर ना अपने शेयर का पार्ट लूज कर देते हैं। उनके शेयर की जो वैल्यू होती है मार्केट में बेटा, वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ना बेटा शेयर होल्डर को नुकसान होता है। और रिवॉर्ड क्या होता है इनका कि इफ कंपनी अर्न्स हायर प्रॉफिट, कि अगर कंपनी हायर प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ना भर भर के बेटा क्या दिया जाता है? डिविडेंड भी दिया जाता है, यानी हायर अमाउंट्स पे डिविडेंड दिया जाता है। और क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स ज्यादा अर्न कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो इक्विटी शेयर के जो प्राइसेस होते हैं बेटा मार्केट में, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इससे ना गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन हो जाता है ऑफ मार्केट वैल्यू ऑन इक्विटी शेयर। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर अपना शेयर स्टॉक मार्केट में भी बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है और फायदा उठा सकता है, क्योंकि स्टॉक यानी शेयर्स के प्राइसेस मार्केट में क्या हो चुके हैं? इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी
हायर प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही हैं, तो इससे किसको फायदा होता है मेरे बच्चे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। ठीक है, तो अपने शेयर्स को मार्केट में बेच के वो और भी पैसा अर्न कर सकते हैं, तो ये फायदा हो जाता है। बस बेटा आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है इक्विटी शेयर्स में, कि प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हो किसी भी कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर में, तो कंपनी आपको एक समय के बाद आपका पैसा लौटा देती है। प्रेफरेंस शेयर में ये फीचर होता है कि आपको पैसा लौटा देती है कंपनी। पर इक्विटी शेयर में ना बेटा, अगर आप एक बार पैसा लगा देते हो किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में, तो फिर वो कंपनी आपको, बोलते हैं ना कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पैसा वापस नहीं करती। वो पैसा अब आपको तभी वापस करेगी कंपनी जब कंपनी कल के दिन लिक्विडेट होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट टू बी रिपेड बाय कंपनी टिल लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। पर सर हमने देखा है कि कहीं लोग अपने इक्विटी शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचते हैं। हाँ, तो वो बेचते हैं ना, वो सेकेंडरी मार्केट होता है बेटा, स्टॉक मार्केट। ठीक है, वहां पर कंपनी के शेयर लिस्टेड होते हैं और वहां पे कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है ऑन द मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है, जो मार्केट का भाव होता है, उस पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है। पर आप कंपनी को अपना डायरेक्ट शेयर अब नहीं बेच सकते। आप कंपनी को ये नहीं कह सकते कि कंपनी ले तू मेरा शेयर पकड़, इक्विटी शेयर, और मुझे मेरा पैसा दे दे। ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपको अपना पैसे का नीड है, आप शेयर नहीं रखना चाहते हो, तो आप जाके स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो। वहाँ और लोग होंगे जो आपके इक्विटी शेयर को खरीदना चाहते होंगे, पर आप डायरेक्ट कंपनी को अपना इक्विटी शेयर नहीं बेच सकते। अब कंपनी आपको आपका इक्विटी शेयर का पैसा तभी वापस करेगी जब कंपनी लिक्विडेट होगी। और उससे पहले अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए और अपना शेयर वहां बेच दीजिए। बोले, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो इसी के साथ में देखो, आज की क्लास में हमने इक्विटी शेयर तक पॉइंट पढ़े। ठीक है, तो आज हमने ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट देख लिए बेटा। ठीक है, जैसे आज की क्लास में हमने मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने कवर कर लिया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, हु इज द डायरेक्टर, 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक में मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, हम सब ये सब हमने देख लिया। कैसे हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्रोसेस वगैरह ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये हमने अपनी क्लास में देख लिया। ठीक है, तो नाउ मेरे बच्चे, अब आज का लेक्चर मैं बेटा यहीं पे फिनिश ऑफ करता हूँ। बाकी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी को अगर आप लिखना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना। टाइप्स ऑफ कंपनी का नोट्स बनाना चाहते हो तो इसका नोट्स बना लेना। डायरेक्टर का अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का नोट बनाना चाहते हो तो इसका भी नोट आप बना देना। ठीक है, लो मैंने फ्रेम में ले लिया है। ठीक है, तो आप इसका नोट बना देना। ठीक है, इसके बाद शेयर कैपिटल है, इसका नोट आप बना सकते हो। ठीक है, शेयर्स का अगर आप नोट बनाना चाहो तो शेयर्स का नोट आप बना सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का नोट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। मैंने दोनों फ्रेम में ले लिया अब। ठीक है, तो आप इसे बना लेना। इक्विटी शेयर का नोट बनाना चाहते हो तो इसका भी नोट बना लेना। ठीक है, चलो हो गया। तो इसी के साथ बेटा हम अपना आज का लेक्चर करते हैं खत्म। हो सके तो बेटा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, सो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।